तो दोस्तों कहा जाता है कि कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बिल्कुल सही बात है। कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप भी कोशिश करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आप भी जरूर सफल होंगे। बस आप कोशिश करना मत बंद करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए 10 प्रश्न लेकर आया हूं। ये सारे ही 10 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी प्रश्नों का जवाब देने का आप लोग जरूर प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। एक बार फिर से मैं प्रश्न को पढ़ दे रहा हूं ताकि आपको प्रश्न समझ में आ जाए। देखिए प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो आइए पहले हम ये समझ लेते हैं कि अध्यादेश के बारे में, क्योंकि बहुत सारे हमारे मित्र ऐसे हैं जो अध्यादेश को नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर अध्यादेश का मतलब क्या हो जाता है। देखिए अध्यादेश को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है दोस्तों, तो ऑर्डिनेंस कहा जाता है। तो आइए एक बार अध्यादेश के बारे में समझ लेते हैं। देखिए अध्यादेश का मतलब हो जाता है, अध्यादेश का मतलब हो जाता है सीधे ही कानून लाना। मतलब जब सीधे ही कोई कानून लाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, एक तरह से अध्यादेश कहा जाता है। तो सीधे ही जब कोई कानून लाया जाता है, तो सीधे ही जब कोई कानून लाया जाता है दोस्तों तो उसे क्या कहा जाता है, अध्यादेश कहा जाता है। देखिए जैसा कि बात करते हैं, आज हमारे देश के संविधान में इस बात के प्रावधान किया गया है कि अगर संसद का सत्र ना चल रहा हो या संसद ना चल रही हो, जैसे कि लोकसभा राज्यसभा ना चल रही हो, तो अगर एक तरह से सरकार को कानून की जरूरत है तो सरकार क्या कर सकती है, सीधे राष्ट्रपति के थ्रू अध्यादेश जारी करके क्या कर सकती है, कानून ला सकती है। और राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करते हैं, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं। तो ध्यान रखिएगा अध्यादेश राष्ट्रपति किस आर्टिकल के थ्रू जारी करते हैं, तो आर्टिकल 123 के तहत। देखिए जिस तरह से अगर आप देखें कि वर्तमान में यह व्यवस्था मौजूद है, वैसे ही अगर देखा जाए तो जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स की सरकार थी या ब्रिटिशर्स का शासन था तो उस समय भी ये व्यवस्था मौजूद की गई थी या दी गई थी एक तरह से। तो उस समय किसे दी गई थी दोस्तों, आइए समझ लेते हैं। देखिए उस समय राष्ट्रपति नहीं थे, बल्कि कौन थे, तो भारत के गवर्नर जनरल थे। तो उन्हें यह अधिकार दिया गया और किस आर्टिकल में किस अधिनियम के तहत ये अधिकार दिया गया है, आप लोगों को ये बताना है। देखिए पहला ऑप्शन कहता है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861, दूसरा ऑप्शन कहता है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और तीसरा ऑप्शन कहता है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और चौथा ऑप्शन कहता है दोस्तों चार्टर एक्ट 1833। जल्दी से इस प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए। बहुत सारे हमारे मित्र ऐसे हैं जो इस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं और कुछ मित्र हमारे ऐसे हैं जो इस प्रश्न का जवाब देने के लिए सोच रहे हैं। कुछ लोग तो तुक्का लगाने के लिए सोच रहे होंगे कि क्या मेरा तुक्का सही होता है या नहीं, एक बार तुक्का लगाकर चेक करता हूं। देखिए दोस्तों इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पहला सही हो जाएगा, यानी कि भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम में दी जाती है, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में दी जाती है। यहां पर एक मैं अतिरिक्त जानकारी आपको देना चाहूंगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत। देखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत 1909 को अगर देखा जाए तो इसे किस नाम से जाना जाता है, मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा। देखिए एक मिनट दोस्तों, देखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की बात करते हैं तो इसे किस नाम से जाना गया है, तो इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना गया है। किस नाम से जाना गया है, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना गया है। तो ध्यान रखिएगा इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना गया है। इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात यह है जो मार्ले थे इनका पूरा नाम क्या था दोस्तों, तो इनका नेम था लॉर्ड मार्ले था। क्या नेम था दोस्तों, इनका नेम था लॉर्ड मार्ले। ये कौन थे, तो ये भारत के राज्य सचिव थे। ये कौन थे,
तो भारत के राज्य सचिव थे। और कहां पर भारत के राज्य सचिव थे? तो इंग्लैंड में थे दोस्तों। तो इंग्लैंड में अगर देखा जाए तो ये भारत के राज्य सचिव थे दोस्तों, ये बातें आप ध्यान रखिएगा। और मिंटो के बारे में बात करते हैं तो मिंटो कौन थे? तो मिंटो के बारे में बात करते हैं तो ये भारत में वायसराय थे। कौन थे? भारत में वायसराय थे दोस्तों। ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत परिषद अधिनियम 1909 में को किस नाम से, कई बार पूछ लिया जाता है कि किस नाम से जाना जाता है, और कई बार तो ये पूछ लिया जाता है कि उसमें जो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना गया है, मार्ले कौन थे और मिंटो कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, मार्ले जो थे वो भारत के, जिनका नेम था लॉर्ड मार्ले, वे भारत के राज्य सचिव थे। कहां थे? इंग्लैंड में थे। और मिंटो की बात करते हैं तो ये भारत के वायसराय थे। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ दूसरे प्रश्न के बारे में दोस्तों, और इस दूसरे प्रश्न का जवाब आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए प्रश्न में ये कहा जा रहा है, कि भारत की गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिल गया। जो भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्हें किस अधिनियम के द्वारा, देखो एक्ट को क्या कहा जाता है? एक्ट को अधिनियम कहा जाता है। आइए मैं आपको थोड़ा सा ये समझा देता हूं यहीं पर, बिल और एक्ट में क्या डिफरेंस है। आइए मैं आपको यहां थोड़ा समझा देता हूं, फिर आपको इस क्वेश्चन पर लाता हूं। देखिए समझिएगा आप लोग। देखिए बिल को क्या कहा जाता है? बिल को कहा जाता है विधेयक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विधेयक कहा जाता है। एक्ट को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो एक्ट को कहा जाता है अधिनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिनियम कहा जाता है। देखिए जब कोई कानून लाना होता है तो उस पहले, जब तक वो एक तरह से लोकसभा की बात करते हैं, राज्यसभा की बात करते हैं और राष्ट्रपति की बात करते हैं। जब कोई कानून लाना होता है तो कानून के लाने वाले को, जो पहले मतलब एक तरह से होता है, जो कानून बनना होता है, उस कानून के पहले की प्रक्रिया या जो चीजें लाई जाती हैं, जिस कानून के बारे में सोचा गया है, जिसे कच्चा मसौदा के नाम से भी जाना जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? बिल कहा जाता है। जब ये बिल जो होता है एक तरह से लोकसभा में पास हो जाता है और राज्यसभा में पास हो जाता है और राष्ट्रपति से भी पास हो जाता है, तो ये बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। और एक्ट को क्या कहा जाता है? अधिनियम कहा जाता है। और इसे अगर हम और सरल में कहें तो इसे क्या कहा जाता है? कानून भी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बिल को क्या कहा जाता है? विधेयक कहा जाता है। तो कानून बनने यानी कि एक्ट बनने के पहले को जो चीजें होती हैं उसे क्या कहा जाता है? कच्चा मसौदा कहा जाता है या बिल कहा जाता है। और वो बिल तब तक उसे बिल कहा जाता है जब तक वो एक तरह से लोकसभा में नहीं पास हो जाता है, राज्यसभा में नहीं पास हो जाता है, राष्ट्रपति से नहीं पास हो जाता है, तब तक उस कानून को, जो पहले कानून लाने के बारे में हम सोच रहे हैं, तब तक उसे किस नाम से जाना जाता है? बिल के नाम से जाना जाता है या विधेयक के नाम से जाना जाता है। जब ये तीनों जगह से पास हो जाता है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? एक्ट के नाम से जाना जाता है, या इसे हिंदी में अधिनियम कहा जाता है, या इसे और सरल करें तो इसे कानून कहा जाता है। तो यहां पर अगर आप देखें तो क्या कहा जा रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट यानी किस अधिनियम के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार दे दिया गया। मतलब अगर वे समिति की बात नहीं मानते, जैसे भारत के गवर्नर जनरल जो थे उनके पास एक समिति हुआ करती थी और उस समिति की बात मानने के लिए कहा जाता था, तो यहां पर एक एक्ट लाया जाता है कि अब अगर भारत के गवर्नर जनरल चाहें तो उस समिति की सलाह ना माने। तो यहां पर कहा जा रहा है कि कौन सा वो अधिनियम है जिसमें यह अधिकार मिला भारत के गवर्नर जनरल को। पहला ऑप्शन कहता है दोस्तों 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और दूसरा ऑप्शन कहता है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, और तीसरा ऑप्शन कहता है कि 1813 का चार्टर एक्ट, और चौथा ऑप्शन कहता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। जल्दी से इस प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए। बहुत सारे हमारे मित्र इस प्रश्न का जवाब देने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वे सोच रहे हैं कि कौन सा इस प्रश्न का जवाब दें। देखिए
कौन से ऑप्शन को टिक करें? तो आप करिए इसमें दूसरे ऑप्शन को टिक करिए, यानी कि 1786 के अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया जाता है कि भारत के गवर्नर जनरल को कहा जाता है कि अब से आप क्या कर सकते हैं, अगर जो आपके पास समिति है उस समिति की सलाह नहीं मानना चाहते हैं तो मत मानिए, क्योंकि हम आपको अब अधिकार देते हैं। ऐसा कौन कह रहा है? ब्रिटिश सरकार कह रही है कि भारत के गवर्नर जनरल को देखिए, अब हम आपको ऐसा अधिकार दे रहे हैं, अगर आप अपनी समिति के निर्णयों को या सलाह को नहीं मानना चाहते हैं तो मत मानिए, क्योंकि अब हम आपको इतना अधिकार देते हैं, यानी कि कह सकते हैं बिल्कुल फ्री एक तरह से आपको कर देते हैं। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं इसी के साथ दूसरे प्रश्न के बारे में दोस्तों यानी कि तीसरे प्रश्न के बारे में। देखें तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था, जिसे अभी मैंने बताया था ना 1909 की ही बात मैंने आपको बताया था ना, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है भारत परिषद अधिनियम 1909 को। तो इसका उद्देश्य क्या था, क्यों लाया गया था दोस्तों? पहला ऑप्शन कहता है कि युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, दूसरा ऑप्शन कहता है कि पूर्ण स्वतंत्रता देना, और तीसरा ऑप्शन कहता है पृथक निर्वाचन प्रणाली, और चौथा ऑप्शन कहता है कि भारतीयों को भागीदारी बढ़ाना, यानी कि भारतीय लोगों की भागीदारी बढ़ाना। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिए, देखते हैं हमारे कितने ऐसे मित्र हैं जो इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। देखिए जैसा कि बात करते हैं इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। पृथक निर्वाचन प्रणाली का मतलब हो जाता है सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम की बात करते हैं। एक किसे दिया जाता है तो मुसलमानों को दिया जाता है, भारतीय मुसलमानों को क्या दिया जाता है, पृथक निर्वाचन प्रणाली दी जाती है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम दिया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ेंगे, यानी कि जब भारत के संविधान को पढ़ेंगे हम, तो इसके बारे में बिल्कुल विस्तार से हम पढ़ेंगे। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। तो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? अभी ही मैंने इस प्रश्न का जवाब दिया था ऊपर। ठीक है, अब आप लोग इस प्रश्न का जवाब आराम से दे सकते हैं। पहला ऑप्शन कहता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, दूसरा ऑप्शन कहता है भारत शासन अधिनियम 1935, और तीसरा ऑप्शन कहता है क्रिप्स मिशन 1942, और चौथा ऑप्शन कहता है मार्ले मिंटो सुधार। अभी ही हमने आपको इस तरह के प्रश्न के बारे में बताया था। जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिए। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में, तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? मार्ले मिंटो सुधार 1909, और जिसे किस नाम से जाना गया है? तो भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से जाना गया है। तो इसे भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से भी जाना गया है, तो भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से भी जाना गया है दोस्तों। तो ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा, भारतीय परिषद अधिनियम। देखिए अगर कोई चीजें मैं छोड़ देता हूं तो ये मत सोचिए कि मैं लिखना नहीं चाहता हूं, दरअसल मैं लिख नहीं रहा हूं, बल्कि मैं सोचता हूं बोल दिया हूं तो अब क्या लिखूं, इसीलिए क्या होता है कि मैं थोड़ा सा लिखकर छोड़ देता हूं ताकि आप समझ जाएं। ठीक है, तो मार्ले मिंटो सुधार को अगर देखा जाए तो 1909 इसका आंसर हो जाएगा, जिसमें हमने आपको बताया था मार्ले के बारे में। मार्ले कौन था? तो मार्ले के बारे में बात करते हैं तो ये भारत का राज्य सचिव था। कौन था? भारत का राज्य सचिव था। तो भारत का राज्य सचिव था दोस्तों, कहां पर? इंग्लैंड में। मिंटो कौन था? मिंटो के बारे में बात करते हैं तो ये भारत का वायसराय था। तो ध्यान रखिएगा ये कौन था? भारत का वायसराय था दोस्तों, ये बातें आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा फटाफट। ठीक है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? पहला ऑप्शन कहता है दोस्तों, पहला ऑप्शन कहता है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, और दूसरा ऑप्शन कहता है संघीय व्यवस्था, तीसरा ऑप्शन कहता है प्रांतीय व्यवस्था, और चौथा ऑप्शन कहता है द्वैध शासन प्रणाली। जिन लोगों को एक तरह से हिंदी और इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही हो, यानी कि एक तरह से वे केवल इंग्लिश को समझ रहे हो, तो वे क्या करेंगे? इंग्लिश वाले क्वेश्चन को पढ़कर उसका जवाब दे देंगे, मतलब इसका जवाब दे सकते हैं इंग्लिश में पढ़कर। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के जवाब के बारे में
तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा दोस्तों पहला सही हो जाएगा कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस व्यवस्था की बात की गई है, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था की बात की गई है दोस्तों। किसकी बात की गई है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की बात की गई है। चलिए अब इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। देखिए ये प्रश्न 100% आपके एग्जाम में आएगा, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है। तो मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? पहला ऑप्शन कहता 1905, दूसरा ऑप्शन कहता 1909 और तीसरा ऑप्शन कहता है एक तरह से 1911 और चौथा ऑप्शन कहता है दोस्तों 1920। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। और तब तक मैं आपको थोड़ा सा अतिरिक्त जानकारी दे देता हूं 1905 के बारे में। देखिए 1905 के बारे में अगर देखा जाए तो दरअसल क्या किया जाता है, बंगाल विभाजन किया जाता है, यानी कि बंगाल को दो भागों में बांट दिया जाता है। कब? 1905 में। इसको समझ लीजिए थोड़ा से अतिरिक्त जानकारी के तौर पर, ताकि आपको यही याद हो जाए। देखिए कुछ चीजें क्या है कि मैं सोच रहा हूं कि आपको अलग से बताते चलूं जिससे आपको जल्दी याद हो जाए और आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को जोड़ सके। ठीक है, देखिए दरअसल क्या किया जाता है 1905 में अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, बंगाल का विभाजन कर दिया, यानी कि बंगाल को दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में? दो भागों में। एक तो अगर देखा जाए तो पश्चिमी बंगाल में और दूसरा अगर देखा जाए तो पूर्वी बंगाल में। ठीक है, तो इसको दो भागों में बांट दिया जाता है। इसका काफी ज्यादा विरोध भी किया जाता है। और किस आंदोलन के तहत दोस्तों इसका विरोध किया जाता है? तो स्वदेशी आंदोलन के तहत। ध्यान रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन के तहत क्या किया जाता है? स्वदेशी आंदोलन के तहत क्या किया जाता है कि बंगाल विभाजन का विरोध किया जाता है। जब क्या होता है बंगाल का विभाजन किया जाता है तो पूरे भारत में लोग लोग क्या करते हैं, बिल्कुल दुख सा महसूस करने लगते हैं। लेकिन क्या होता है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के कहने पर क्या किया जाता है, राखी दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया जाता है तो रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर क्या होता है, राखी दिवस मनाया जाता है। यानी कि शोक दिवस के रूप में नहीं, बल्कि क्या होता है, देखिए पहले क्या होता है, लोग शोक मनाते हैं कि अब क्या हो रहा है कि हम सभी लोग अलग हो चुके हैं। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि देखिए हम लोग अलग नहीं हो रहे। दरअसल क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार दो भागों में बांट देती है, तो कुछ भाग में ज्यादा मुस्लिम हो जाते हैं, कुछ भाग में ज्यादा हिंदू हो जाते हैं, जिससे आपस में जो भाईचारा होता है वो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि अब खत्म हो सकता है, अब हम लोग दूर हो रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, हर भारतीय लोग क्या करते हैं, इसे शोक दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लेते हैं या पूरी तरीके से क्या होता है, दुख में पड़ जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी होते हैं वे कहते हैं कि नहीं, इसे आप राखी दिवस के रूप में मनाइए। ठीक है, जिससे क्या हो कि अंग्रेजों को पता चले कि आप हमारे लिए कितना भी पाबंदियां लगा देते हैं लेकिन हम एक दूसरे से अलग नहीं है, बिल्कुल हम एक दूसरे से बिल्कुल एक है। मतलब आज भी हम भाई थे, कल भी भाई हैं और भविष्य में भी भाई रहेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो राखी दिवस के रूप में मनाया जाता है जब बंगाल विभाजन एक तरह से किया जाता है 1905 में दोस्तों। ठीक है, और बंगाल विभाजन के समय में ही इसका विरोध किया जाता है स्वदेशी आंदोलन के तहत। ठीक है, स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ की भाई नीति चलाई जाती है। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा 1905 हो जाएगा, जो कि आप पहले ही जान चुके हैं कि मार्ले मिंटो सुधार को किस वर्ष पारित किया गया था, 1905 में पारित किया गया था। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। 1746 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। 1746 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से इनमें से इसका कौन सा सदस्य नहीं था? कौन था वो व्यक्ति जो इसका मेंबर नहीं था किसका, कैबिनेट मिशन का? पहला ऑप्शन कहता है एबी अलेक्जेंडर, दूसरा ऑप्शन कहता है एक तरह से सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, और तीसरा ऑप्शन कहता है लॉर्ड एमरी, और चौथा ऑप्शन कहता है लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए दोस्तों, देखते हैं हमारे कितने ऐसे मित्र हैं इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। देखिए इस प्रश्न के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एक तरह से तीसरा हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड एमरी की बात करते हैं
तो ये जो थे इसके सदस्य नहीं थे। तो कैबिनेट मिशन 1946 में जो 3 मंत्री थे उनमें अगर देखा जाए तो ये नहीं थे, बाकी ये 3 थे। तो ध्यान रखिएगा, इन तीनों का नेम भी याद रख लीजिएगा। एबी अलेक्जेंडर के बारे में, सर स्टेफोर्ड के बारे में, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के बारे में और लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1946 में एक तरह से देखा जाए तो जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें 3 मंत्री कौन से थे या कौन से नहीं थे। ठीक है, चलिए अब आइए बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। प्रश्न एक कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सही नहीं है, मतलब कौन सी चीजें सही नहीं है। पहला ऑप्शन कहता है कि संविधान निर्माण का अधिकार, दूसरा ऑप्शन कहता है दोस्तों प्रांतीय समूहीकरण, और तीसरा ऑप्शन कहता है भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, और चौथा ऑप्शन कहता है पाकिस्तान की स्वीकृति। जल्दी से जवाब दीजिए, बहुत सारे हमारे मित्र इस प्रश्न का जवाब देने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि कौन सा इस प्रश्न का जवाब दें जिससे कि हमारा सही हो जाए। तुक्का लगाओ, कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर आज आप प्रयास करते हैं, आज आपका हाथ चलता है तो कल आपके क्वेश्चन सही होने लगेंगे। जब हाथ ही नहीं चलेगा, जब दिमाग ही नहीं चलेगा, बस केवल आप देखते रहेंगे तो फिर इससे काम नहीं बनने वाला। अगर आपको सफलता लेनी है तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, आपके सिवा कोई मेहनत नहीं करेगा आपके लिए। ये आपकी लड़ाई है जिसमें आपको ही लड़ना पड़ेगा, कोई और नहीं लड़ेगा आपके लिए। बस आपको कोई मार्गदर्शन दे सकता है, आपकी कोई सहायता कर सकता है, लेकिन आपकी लड़ाई कोई और नहीं लड़ सकता है, आपको ही लड़ना पड़ेगा दोस्तों। चलिए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा, पाकिस्तान की स्वीकृति। दरअसल बात करते हैं कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कौन कर देता है, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की स्वीकृति की बात करते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न क्या है, मतलब अगले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के बाद इसका शासन किसके अंतर्गत चला गया। देखिए भारत का संविधान लागू होने तक, मतलब जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हो जाता है तब तक क्या होता है, किसके द्वारा एक तरह से शासन किया जाता है। देखिए भारत में अगर देखा जाए तो कब एक तरह से भारत का संविधान लागू होता है, तो 26 जनवरी 1950 को क्या किया जाता है कि भारत में भारत का संविधान लागू कर दिया जाता है। लेकिन उससे पहले भी एक संविधान बना हुआ था जो कि अंग्रेजों के द्वारा बना हुआ था, और उस संविधान के तहत या उस अधिनियम के तहत क्या किया जा रहा था, भारत में शासन किया जा रहा था। ठीक है, तो दोस्तों वो कौन सा अधिनियम है, जल्दी से आप लोग बताइएगा। पहला ऑप्शन कहता है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, दूसरा ऑप्शन कहता है भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, और तीसरा ऑप्शन कहता है कि इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, और चौथा ऑप्शन कहता है उपरयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, बहुत ही बेहतर प्रश्न है, जल्दी से फटाफट इसका आंसर दीजिए। देखिए इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पहला सही हो जाएगा, यानी कि जब तक एक तरह से 26 जनवरी 1950 का दिन नहीं आ जाता है तब तक क्या होता है कि भारत में शासन किया जाता है किस अधिनियम के तहत दोस्तों, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत क्या किया जाता है, भारत में शासन किया जाता है। ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं इसी तरह अब बात कर लेते हैं आज के लास्ट प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। देखिए प्रश्न में एक आ जा रहा है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। भारतीयों को जब 1947 में मतलब पूरी तरीके से सत्ता सौंपी गई तो वो किस योजना के तहत एक तरह से भारतीयों को सत्ता सौंपी गई। तो पहला ऑप्शन कहता है दोस्तों मिंटो मार्ले सुधार या मार्ले मिंटो सुधार योजना के तहत, दूसरा ऑप्शन कहता है माउंटबेटन योजना के तहत, तीसरा ऑप्शन कहता है दोस्तों वेवेल योजना के तहत, और चौथा ऑप्शन कहता है डूरंड योजना के तहत। जल्दी से इस प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिएगा,
जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। बहुत सारे हमारे मित्र सोच रहे होंगे कि क्या दिया जाए इस प्रश्न का जवाब। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो माउंटबेटन योजना के तहत क्या किया जाता है कि 1947 में क्या किया जाता है, लॉर्ड माउंटबेटन साहब के द्वारा क्या किया जाता है कि भारतीय लोगों को भारत की शासन सत्ता को सौंप दिया जाता है और कहा जाता है कि आज से हमारी जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है, अब आप भारत को संभालिए और कैसे भारत को चलाना है आप देख लीजिए। भारतीय लोगों से ऐसा कहा जाता है और यही वो लॉर्ड माउंटबेटन योजना की योजना है जब क्या किया जाता है, भारत को दो भागों में बांट दिया जाता है 1947 में ही। 1947 में ही भारत को दो भागों में बांट दिया जाता है। एक तो अगर देखा जाए तो धर्म के आधार पर पाकिस्तान और दूसरा अगर देखा जाए तो हमारा प्यारा भारत पहले ही था, तो पाकिस्तान एक तरह से भारत से अलग हो जाता है और पाकिस्तान को दो क्षेत्र दिए जाते हैं। एक तो अगर देखा जाए तो पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा अगर देखा जाए जो आज बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान को दिया जाता है। लेकिन 1971 में क्या किया जाता है, एक तरह से पूर्वी पाकिस्तान को आजाद करा दिया जाता है भारतीय सैनिकों द्वारा। तो फिर क्या हो जाता है, पूर्वी पाकिस्तान को एक नया देश बना दिया जाता है और वो नया देश कौन सा बन जाता है, बांग्लादेश बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा बांग्लादेश बन जाता है। और आज बांग्लादेश की राजधानी क्या है दोस्तों, तो आज बांग्लादेश की राजधानी है ढाका है। और बांग्लादेश के साथ कौन कौन से भारत के वे राज्य हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और आज के लास्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए प्रश्न ये है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, कब पारित किया गया, 1773 के अधिनियम में या 1771 या 1885 या 1793। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई भी प्रश्न नहीं आया हो या समझ में नहीं आया हो तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। आज की क्लास को यहीं पर हम स्थगित करते हैं, बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।